वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास, सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की कला और स्थापत्य कला। प्रश्न: दिल्ली के सुल्तानों के अधीन विकसित की गई कला और स्थापत्य उत्कृष्टता का वर्णन कीजिए। उत्तर: दिल्ली सल्तनत की एक नए शासक अभिजात वर्ग के साथ स्थापना ने उत्तर भारत के सांस्कृतिक पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। तुर्की शासकों ने फारसी दुनिया की सांस्कृतिक परंपराओं को पेश किया जो समान रूप से अच्छी तरह से विकसित थीं, हालांकि वर्तमान में उत्तरी भारत में कई मायनों में अलग थीं। इस्लामी संस्कृति के प्रमुख केंद्रों, विशेषकर खुरासान से विद्वानों, कारीगरों और प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के आने के बाद फारसी परंपराओं को और मजबूती मिली। धीरे धीरे हालांकि स्वदेशी संस्कृति, कलात्मक परंपराओं और प्रदर्शन प्रथाओं को आत्मसात करने की एक धीमी प्रक्रिया भी अदालत स्तर और लोक स्तर दोनों पर शुरू हुई, जो कला और संस्कृति में एक समग्र परंपरा को बढ़ावा देने में सहायक थी। उत्तर भारतीय कला परंपराएं संरक्षण पैटर्न, दर्शकों की आवश्यकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में बदलाव के अनुसार बदल गई। उदाहरण के लिए, लोगों ने फारसी भाषा में महारत हासिल कर ली थी, जो नए कुलीन मंडली के बोली जाने वाले माध्यम के रूप में उभरी थी। मध्यकालीन भारत में यह प्रशासन और साहित्य की भाषा थी। दिल्ली इस्लामिक अध्ययन का एक प्रसिद्ध केंद्र भी बन गया और इसमें कई मदरसे थे। कुतुब मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में मदरसा इमुजी की स्थापना घोर के मुइजुद्दीन के शासनकाल में की गई थी, जिसे मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली ने 13वीं शताब्दी के दौरान फारसी भाषा और साहित्य के अध्ययन के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में उच्च प्रतिष्ठा अर्जित की। अमीर खुसरो और अमीर हसन सिजी फारसी के अग्रणी लेखक और प्रतिष्ठित कवि थे। अमीर खुसरो सल्तनत काल के प्रतिनिधि कवि हैं। दिल्ली के सुल्तानों के संरक्षण में उत्तर भारत में विकसित शिक्षा की प्रणाली में भारतीय विज्ञान, कला और भाषाओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान था और यह परंपरा 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रही। कला और स्थापत्य किसी काल की संस्कृति की दो अभिव्यक्तियां हैं क्योंकि वे उस समाज के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। भारत में तुर्की शासन की स्थापना ने जहां एक नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया, वहीं इसने कला में एक नई अभिव्यक्ति की शुरुआत भी की। दिल्ली के स्मारक दिल्ली के सुल्तानों के संरक्षण में लगभग 300 वर्षों तक स्थापत्य शैली के निर्बाध विकास को दर्शाती है। 13वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुई वास्तुकला की शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है, जो कला की दो अलग अलग हिंदू और इस्लामी परंपराओं का मिश्रण थी। तुर्की संरक्षकों ने भारतीय मिस्त्रियों की कलात्मकता की सहायता से अपनी स्वयं की अवधारणा और विश्वासों को लागू किया, जो सदियों से शानदार डिजाइन के पत्थर के मंदिरों के निर्माण में देखे गए थे। निर्माण के तरीकों के बारे में उनके अपने आदर्श थे। अपनी कलात्मक प्रतिभा की मदद से वे इस्लामी इमारतों में अपनी विशेषज्ञता का परिचय देने में सक्षम थे। भारतीय भवन निर्माण तकनीक ट्राबीट प्रणाली पर आधारित थी, जहां खंभों पर समर्थित बीमों द्वारा मुख्य द्वारा बनाए जाते हैं। भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग होता था। मानव और पशु आकृतियों की मूर्तियों ने इमारतों के अलंकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विपरीत इस्लामी वास्तुकला धनुषाकार प्रणाली पर आधारित, जिसमें मेहराबों, गुंबदों, वाल्टों और तिरछी रेखाओं आदि के उपयोग पर जोर दिया गया था। इस्लाम ने किसी भी रूप में जीवित प्राणियों के चित्रण पर रोक लगा दी थी। इसलिए इसने भित्ति सुलेख की कला को जन्म दिया और इसने इमारतों को सजाने के लिए अरबी पैटर्न का भी इस्तेमाल किया। धनुषाकार प्रणाली के तहत मेहराब और गुंबद विशिष्ट थे।
एक सच्चे मेहराब के निर्माण के लिए पत्थरों या ईंटों को एक वक्र के आकार में वोसोवर के रूप में रखा जाना था और एक अच्छी निर्माण सामग्री द्वारा मजबूती से एक साथ बांधा जाना था। यह मूल सीमेंटिंग सामग्री के रूप में चूने के मोटा के उपयोग के कारण संभव हुआ। 12वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली में धनुष आकार प्रणाली की शुरुआत हुई थी। हालांकि इसने बीट सिस्टम को भी नियोजित किया और इसने नई शैली इंडो इस्लामिक के उद्भव में योगदान दिया। कुतुब परिसर के स्मारक इस संबंध में एक उत्कृष्ट अध्ययन प्रदान करते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, उत्तर भारत में निर्मित पहली इस्लामी इमारत, यहाँ खड़ी है। यह इंडो इस्लामिक शैली के विकास के पहले चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पहले से मौजूद 27 हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था। इसे एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन द्वारा पुनर्व्यवस्थित मंदिर और कला का विविधीकरण माना जाता है। मस्जिद के प्रांगण के अंदर का मेहराबदार अग्रभाग इस्लामिक सुलेख अलंकरण को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित करता है। कुतुब मीनार अपनी तरह की सबसे शानदार इमारत है और यह दिल्ली के सुल्तानों के संरक्षण में विकसित भित्ति चित्रों की भव्यता और निर्माण कला की महिमा को दर्शाती है। इल्तुतमिश का अधूरा मकबरा प्रारंभिक 13वीं शताब्दी की निर्माण कला का एक और प्रभावशाली उदाहरण है, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के विकास में दूसरे चरण का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिम एशिया से कारीगरों के आने के बाद इस शैली में निपुणता आई। इस चरण की इमारतें इंडो इस्लामिक शैली के विकास के तीसरे और अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा इसका एक आदर्श उदाहरण है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हिंदू कला परंपराएं लुप्त नहीं हुई। उन्हें भारतीय कला की शब्दावली में शामिल किया गया। सल्तनत काल में बड़ी संख्या में मकबरों, मस्जिदों, दरगाहों और किलों का निर्माण किया गया। दुर्भाग्य से हमारे पास चित्रकला की कला के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि यह दिल्ली के सुल्तानों के संरक्षण में विकसित हुई थी। हालांकि ऐसे साहित्यिक प्रमाण हैं जो बताते हैं कि लघु चित्रकला की कला दिल्ली में फली फूली। शम्स-ए सिराज अफीफ के विवरण से यह भी पता चलता है कि दिल्ली में फ्रेस्को पेंटिंग की परंपरा जारी रही और सुल्तानों के निजी अपार्टमेंट की दीवारों को कम से कम मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक भित्ति चित्रों से सजाया गया था। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने दिल्ली सल्तनत की कला और स्थापत्य कला से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.